चलिए आप लोग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लिख करके डैश दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लिख करके डैश दीजिए। मैप सबको बनाने के लिए सीख गए हैं ना? नहीं, सीख लीजिए। जो जो नहीं सीखा है ना तो बहुत दिक्कत होगा। रोटी रोटी बनता है गोल, तो रोटी बन जाता है और मैप नहीं बनता है। नहीं भैया, कोशिश करिए बनाने का। पहले तो बॉर्डर था नहीं। भारत का नक्शा है, बनाइए आप लोग भी। हाँ, सेम टू सेम बनाना है। समझिए बात को, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था वो उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तक में फैला हुआ था। ये रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हम बता रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो सकता है। और पूरब से पश्चिम जो है ये 1600 किलोमीटर तक में फैला हुआ था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार वो किसने बताया? रंगनाथ राव महोदय। इन्होंने क्या बोला कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर? 1100 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और ये इतना बड़ा सभ्यता था कि ये सभ्यता मिस्र का सभ्यता से 12 गुना अधिक बड़ा था। 20 गुना, सॉरी, मिस्र के सभ्यता से 20 गुना अधिक बड़ा सभ्यता था। और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को हम मिला देते हैं तो इसका 12 गुना फिर भी ये बड़ा सभ्यता था। तो आप इसका विस्तार के बारे में तुलना कर सकते हैं कि ये सभ्यता कितना ज़्यादा बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? हड़प्पा सभ्यता जो था वो उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है मांडा, और अखनूर भी इसी साइड में पड़ता है। तो उत्तर में मांडा। अब ये मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। हाँ, मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो चिनाब नदी के किनारे। उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दयामाबाद, एक दो बार बोलिए, याद हो जाएगा। दयामाबाद यहाँ तक फैला हुआ था। अब ये दयामाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा प्रवारा नदी। हाँ, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। और आलमगीर आपका हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। और सुत का गेंडोई आपका दासक नदी के किनारे बसा हुआ था। बात समझ में आ रहा है ना? आपको ये बनाना पड़ेगा एग्जाम में चित्र। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का, हाँ काफ़ी है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसमें आप लोग लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार रंगनाथ राव महोदय ने बताया। अगर इतना नहीं लिखना तो सिंपल लिखिए कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दयामाबाद तक और पूरब में आलमगीर से लेकर के पश्चिम में सुतका गेंडोई तक फैला हुआ था। ठीक है, यहाँ तक में। अब नदी का नाम याद रखिए आप। तो
चिनाब, हिंडन, प्रवारा, चिनाब, हिंडन, प्रवारा, चिनाब, हिंडन, प्रवारा। इसमें बोलना है आपको दासक, याद रह गया। चिनाब, हिंडन, प्रवारा और दासक, 4 नदी का नाम याद रहेगा ना। चिनाब, चिनाब, हिंडन, प्रवारा और दासक, ये सब किनारे था बसा हुआ। और जो मांडा था वो कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। आलमगीर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। दयामाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और सुतका गेंडोई कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक में। मकरान तट तक ये फैला हुआ था। पूरब से पश्चिम इसका कितना तक फैला हुआ था ये, तो 1600, और उत्तर से दक्षिण कितना तक में फैला हुआ था ये, 1100। ये किसने बताया, तो रंगनाथराव महोदय ने बताया। ठीक है, ये लगभग में आपको लिखना है क्योंकि ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,000 होगा, सॉरी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ये सभ्यता इतना बड़ा सभ्यता था कि इसका जो समकालीन सभ्यता था, मिस्र का सभ्यता और मेसोपोटामिया का सभ्यता, तो मिस्र का सभ्यता से लगभग 20 गुना तक बड़ा था, सोच सकते हैं आप। और मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता जब हम दोनों को मिला देते हैं तो भी ये सभ्यता 12 गुना तक बड़ा था, जबकि मेसोपोटामिया का सभ्यता खुद 4 सभ्यता से मिलकर बना हुआ था। तो इतना बड़ा ये सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यहाँ तक में। अब आपको लिखना कैसे एग्जाम में, सपोज करिए क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दयामाबाद तक और पूरब में आलमगीर से लेकर के पश्चिम में सुतका गेंडोई तक फैला हुआ था। रंगनाथराव महोदय ने बताया कि यह सभ्यता उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक में फैला हुआ था, जिसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। यह इतना बड़ा था कि ये सभ्यता मिस्र के सभ्यता से 20 गुना अधिक और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित सभ्यता से भी लगभग 12 गुना तक अधिक बड़ा था। बात समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत है? फिर उसके बाद आपको ये वाला चित्र बना देना है। और ये किस नदी के किनारे बसा, ये तो आपको याद है ना। याद करने का सिंपल ट्रिक है, चिनाब, हिंडन, प्रवारा, दासक, चिनाब, हिंडन, प्रवारा, दासक, चिनाब, हिंडन, प्रवारा, दासक। बात समझ में आया? आप लोग को याद नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब हम बोलते हैं तो आप लोग केवल भागवत कथा के तरह सुनते हैं, तो वो कभी याद नहीं रहेगा। जब तक आप बोलिएगा नहीं, याद नहीं रहेगा। ये बात आप गांठ बंद करके रख लीजिए। आज अभी याद रहेगा, 2 दिन के बाद भूल जाइएगा। मुंह से आवाज़ निकाल के बोलिए, तब याद होगा, नहीं तो असंभव है। एग्जाम में जब बैठिएगा ना लिखने के लिए, माइंड हो जाएगा आपका सुनना, पता नहीं चलेगा कि मांडा कौन नदी के किनारे बसा हुआ है। नाम सब देख रहे हैं, सुतका गेंडोई। कोई पूछता भी होगा कि कहाँ रहते हो, बोलता होगा सुतका गेंडोई, उसको बोलने में भी शर्म लगता होगा। मांडा, आलमगीरपुर, ये सब नाम है, भयंकर सब नाम आपको इसमें दिख रहा है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आप लोग इसको फटाफट लिख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार में डैश दे करके लिखिए। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा, अब मांडा के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चिनाब नदी, और समझ जाइएगा कि ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा, हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चिनाब नदी, उत्तर में मांडा से दक्षिण में दयामाबाद, से दक्षिण में दयामाबाद, ब्रैकेट में उसका नदी का नाम लिख लेना है, दक्षिण में दयामाबाद, ब्रैकेट में उसका नदी का नाम लिख लेना है दयामाबाद, तथा पूरब में आलमगीर से, पूरब में आलमगीर से, ब्रैकेट में उसका नदी का नाम लिखिए, पूरब में आलमगीर से पश्चिम में आलमगीरपुर, हाँ वही हो गया, आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतका गेंडोई तक फैला हुआ था, सुतका गेंडोई तक फैला हुआ था, सुतका गेंडोई तक फैला हुआ था।
हो गया। कहीं कहीं पे आपको अखनूर दिख जाएगा, दक्षिण में आपको नर्मदा नदी दिख जाएगा, और उत्तर प्रदेश में आपको मेरठ दिख जाएगा, इधर आपको बलूचिस्तान का मकरान तट दिख जाएगा। तो उस पर घबराना नहीं है, वो भी आसपास का ही है। क्या चीज फैला हुआ था? रंगनाथ राव महोदय के अनुसार, हाँ उसी में लिखिए, रंगनाथ राव महोदय के अनुसार, हाँ रंगनाथ राव महोदय के अनुसार, रंगनाथ राव महोदय के अनुसार, रंगनाथ राव महोदय के अनुसार यह सभ्यता उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक में फैला हुआ था, तथा पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक में फैला हुआ था, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक में फैला हुआ था। अच्छा बताइए, तो ये सभ्यता त्रिभुजाकार था या चतुर्भुजाकार था? त्रिभुजाकार था, तो ये पहले लिखवा दिए है ना, किसी टॉपिक में लिखवाए हैं ना? ठीक है, लिखें। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। हो गया। यह मिस्र की सभ्यता से 20 गुना, यह मिस्र की सभ्यता से 20 गुना, यह मिस्र की सभ्यता से 20 गुना तथा मिस्र और मेसोपोटामिया, तथा मिस्र और मेसोपोटामिया, मिस्र और मेसोपोटामिया के सम्मिलित रूप से भी 12 गुना अधिक बड़ा था, 12 गुना अधिक बड़ा था। ये मिस्र की सभ्यता से 20 गुना, हाँ, और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना अधिक बड़ा था। मिस्र और मेसोपोटामिया के सम्मिलित सभ्यता से 12 गुना अधिक बड़ा था। आप लोग नक्शा बना लिए हैं? बना लिए हैं सबको? नाम सब लिखे, जैसे जैसे नाम लिखा गया है लिखिए फटाफट। हाँ, 12 गुना अधिक बड़ा था, 12 गुना अधिक बड़ा था। नाम लिखिए फटाफट। चलिए अब अगला हेडिंग दीजिए, विभिन्न नगरों से मिले वस्तुएं, विभिन्न नगरों के उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुएं। अगला हेडिंग दीजिए, विभिन्न नगरों से विभिन्न नगरों के उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुएं। हड़प्पा लिख करके डैश दीजिए। चलिए समझा जाए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, फिर धोलावीरा, रोपर,
बनावली, चनहुद्रो, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, तो उसको ध्यान से समझिएगा। जब विभिन्न नगरों का उत्खनन शुरू हुआ तो उस उत्खनन के दौरान कई सारे पुरातात्विक वस्तुओं उसमें मिलना प्राप्त हुआ। तो कौन कौन सा वस्तु मिला था उसी को आपको इसमें पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम लोग हड़प्पा का बात करें तो हड़प्पा का खोज कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ये कहाँ है हड़प्पा? तो अभी ये जो पाकिस्तान का पंजाब है वहीं पे है ये, और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है यहाँ तक में। अब यहाँ पे जो जो वस्तु मिला है उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो उसको आप लोग अगर हम लिखा देंगे 8-10 ठो, तो आप सब में 8-10 ठो होगा तो आपको याद करने में दिक्कत होगा। इसलिए आपको एक कहानी की तरह सारा वस्तु को याद रखना है, तो सिंपल सारा याद हो जाएगा। जैसे हड़प्पा में मान के चलिए एक स्त्री है और उसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। गर्भ मतलब नाभि से। ठीक, हम कहानी बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बस हम याद करने के लिए बता रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। एक महिला है जिनके नाभि समझते होंगे, वहाँ से पौधा निकल रहा है। अब नाभि से पौधा निकल रहा है, इसका मतलब वो कौन सी देवी होगी? वनस्पति देवी होगी या पृथ्वी देवी होगी? कि पृथ्वी के ही ना गर्भ से पौधा निकलता है, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। डिनोट वो किसको कर रहा है? पृथ्वी को ही कर रहा होगा, क्योंकि उसके नाभि से पौधा निकल रहा है, गर्भ से पौधा निकल रहा है। तो ये कौन सा देवी होगा? पृथ्वी देवी होगा उन लोग के लिए। लेकिन हम लोग को मान के चलना है कि एक महिला है, उसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, मतलब उसको कोई बीमारी है, मान के चलिए। अब इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे? अस्पताल। अब चूंकि इसको बीमारी है इसलिए हम लोग कौन सा पहिया लिए हैं? तो ठोस पहिया। ये पहिया कौन सा है? ठोस पहिया। ठोस पहिया वाला गाड़ी पे इसको हम लेटाएं। यहाँ पे है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जाते जाते इसका हो जाता है मृत्यु। हाँ, गाड़ी पे है ये ठोस पहिया वाला गाड़ी, बुझे? तो हॉस्पिटल ले जाते इसका मृत्यु हो जाता है। तो अब जो इसको ले जा रहा है वो सोचता है कि अब इसको घर ले जा करके क्या करेंगे? तो इसको अब सीधा हम कहाँ लेते जाते हैं? कब्रिस्तान ही लेते जाते हैं। तो इसका नाम था RH-37 कब्रिस्तान। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसको जलाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। तो जलाने के लिए लकड़ी के जगह पे लकड़ी का हल का प्रयोग किया गया। लकड़ी इसको मिला नहीं तो ये लकड़ी का हल का प्रयोग कर लिया। हल जैसा लग रहा है ना, हले लग रहा है ये। लकड़ी का इसने क्या किया? हल का प्रयोग किया, वही चिता बनाने के लिए। ठीक, अभी मत कोई बोलिए कि भैया कब्रिस्तान में तो दफनाता है, आप जला काहे रहे? तो हम बार बार बोल रहे हैं ये कहानी मनधरंग कहानी है, बस आपको हम याद करने के लिए बता रहे हैं। इस प्रकार से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सब वस्तु मिला है। जैसे आपको 4 गो वस्तु अभी याद हो गया होगा। पहला वस्तु क्या? तो एक स्त्री जिसके नाभि से क्या निकल रहा है? पौधा निकल रहा है। दूसरा वस्तु आपको मिल गया ठोस पहिया वाला गाड़ी। तीसरा वस्तु आपको मिल गया RH-37 कब्रिस्तान, साक्ष्य मिला है। चौथा मिल गया आपको लकड़ी का हल। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? अब एक बात आप बताइए, कोविड में जब पेशेंट को जलाया जाता था तो PPE किट पहन के जलाया जाता था। तो चूंकि इसको भी क्या था? एक तरीके से बीमारी ही था। हालांकि ऐसा था क्या? नहीं, ये तो खुद देवी थी, माता थी ये। मान के चलते हैं इसको कोई बीमारी था, इसलिए ऐसे तो जलाएगा नहीं, क्योंकि हमको भी फिर हो जाता। इसलिए उसको जो जलाया गया वो कैसे जलाया गया? मुखौटा पहन करके। बात समझ में आया? मुखौटा समझते हैं ना, मुंह में मुखौटा पहन लिया ताकि उसका कुछ गंदगी मेरे में नहीं आ जाए। ठीक है, आप कभी चिता को जलाए होंगे तो उसमें कुछ कुछ देता है ना ऐसे करके, तो इसमें भी दिया गया था। क्या क्या दिया गया था? तो जौ और गेहूं का भूसा दिया गया था इसमें, और इसके साथ साथ वहाँ पे हम लोगों को मटर इत्यादि का भी क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। मटर उटर का भी खेती का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। बात समझ में आया? अब इतना हो जाएगा तो आप कुछ दान भी तो दीजिएगा। जो जलाएगा तो उसको क्या दान आप दीजिएगा? चांदी का सिक्का नहीं था, बैल, कासा का, तो उसको आप क्या दीजिएगा? कासा का बैल। समझ में आया? तो इतना कहानी में आपको इतना नाम याद हो गया होगा, है ना? तो कैसे बोलना है इसको? कहानी क्या था कि एक महिला है जिसके गर्भ से क्या निकल रहा है? पौधा निकल रहा है। अब उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए ठोस पहिया वाला गाड़ी पे बैठाया जाता है। ठोस पहिया वाला गाड़ी बैठाता है, लेकिन बीच में उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इसलिए उसको कहाँ लेते गया? कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान में उसको जलाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी का हल लेते आए। अब लकड़ी का हल चाहिए, उसमें कुछ कुछ तो देगा ना। मुखौटा पहन के उसमें गौ, गेहूँ, मटर
ये सब का वो सब उसमें क्या किया, छिड़काव किया, और फिर लास्ट में कासा का बैल दे दिया। और एक बात याद रखिएगा, यहीं पे मिला था एक सिक्का था जिस पे खरगोश का चित्र बना हुआ था। ठीक है, इतना नाम आपको याद रहेगा? दिक्कत है किसी को? कहानी के थ्रू आपको याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। क्या हुआ? खरगोश का चित्र मिला था, सिक्का। देखिए पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए थे उसमें हो सकता है एक दो गो हम नहीं पढ़ाए हो या एक दो गो एक्स्ट्रा पढ़ा दिए हो, तो ऊपर नीचे होते रहता है, आप लोगों को मिला लेना है। ठीक, दिक्कत है किसी को? चलिए पहले आप हड़प्पा के बारे में लिख लीजिए। हड़प्पा का खोज 1921 में, हड़प्पा लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के किनारे किया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के किनारे किया था। पंजाब प्रांत के रावी नदी के किनारे किया था। हो गया? हाँ, रावी नदी के किनारे किया था। इस नगर के उत्खनन से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई थी। इस नगर के उत्खनन से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई थी। इस नगर के उत्खनन से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई थी। चलिए लिख लीजिए एक दो करके। एक स्त्री, पहला नंबर में लिखिए, एक स्त्री जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ है। एक स्त्री जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिख रहा है। एक स्त्री जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिख रहा है। दूसरा लिखिए ठोस पहिए वाला गाड़ी। एक स्त्री जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिख रहा है। दूसरा लिखिए ठोस पहिया वाला गाड़ी। तीसरा लिखिए RS-37 कब्रिस्तान। RS-37 कब्रिस्तान। अगला लिखिए लकड़ी का हल, मुखौटा, जौ, गेहूं, मटर, बैल, ये सब लिख लीजिए आप। सारा यहाँ लिखा हुआ। आप उसके पास मत बैठा करिए। चलिए हो गया। अब मोहनजोदड़ो लिख करके डैश दीजिए। किसी को ये बनाना है तो बना सकते हैं क्योंकि याद रहेगा। अरे बाबू 2 नंबर है। अल्लाह नहीं।
देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में ध्यान से समझिएगा। मोहनजोदड़ो का जो खोज किया गया था वो 1922 ईस्वी में किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। आप इसको शॉर्टकट में कहीं कहीं पे RD बनर्जी भी लिखा रहता है, आर से राखल, डी से दास, फिर बनर्जी। तो आप वहाँ पे घबराइएगा नहीं कि ये क्या आ गया। ये कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ है, ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो है उसे हम लोग सिंध का बाग भी कहते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब जो उसका अर्थ है, वो है मृतकों का टीला। अब इसको मृतकों का टीला क्यों कहा गया, तो जब मोहनजोदड़ो का खुदाई किया जा रहा था, उत्खनन इसका किया जा रहा था, तो कई मात्रा में बहुत ज़्यादा वहाँ पे नर कंकाल मिला था, मतलब मनुष्य का कंकाल मिला था। इसलिए इसको जो कहा गया वो क्या कहा गया, मृतकों का टीला कहा गया। बात समझ में आए। कोई भी पूछेगा कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहते हैं, तो आप वहाँ पे लिखिएगा क्योंकि इसका उत्खनन जब 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में किया जा रहा था, तो उत्खनन में बहुत अधिक मात्रा में मनुष्य का कंकाल मिला था। कंकाल समझ रहे हैं ना, इसलिए इसको हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। बात समझ में आया। अब यहाँ से मिला क्या क्या था उसको ध्यान से समझिएगा। राजा आप लोग समझते हैं ना, कोई एक देश का राजा हो सकता है, वो कहाँ बैठता है, सिंहासन पे बैठेगा वो, मान के चलिए ये राजा है, ठीक। और इसका सभा होता है ना, सभा समझते हैं ना, सभा चारों दोनों पट्टी कुर्सी लगा रहता है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। और आप देखे होंगे एक बगल में कुर्सी यहाँ रहता है, एक कुर्सी यहाँ रहता है, उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे उसका गुरुजी बैठता है और एक पुजारी उजारी बैठता है, ऐसा देखे होंगे। चेला सब तो नीचे बैठेगा, ये अपने बगल में बैठाएगा। तो एक तो पहला वो अपना गुरु को बैठाएगा। रामायण देखे होंगे तो आप देखे होंगे, उसमें राम जी अपने गुरु को बैठाए थे बगल में, और उसके बगल में अगर कोई पुजारी उजारी हो, राजपुरोहित जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको बैठाता है वो। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं। तो दो कंडीशन होता है यहाँ पे। और एक जगह पे वो क्या होगा, स्वयं राजा होगा। अक्सर आप देखोगे राजा को क्या होता है, दाढ़ी मोछ होता है। तो एक चीज तो हमको मिल गया, क्या चीज, हाँ, दाढ़ी वाले मनुष्य का बाल, छोटा कहीं का प्रतिमा, प्रतिमा मतलब मूर्ति, दाढ़ी वाले मनुष्य का प्रतिमा। जब मोहनजोदड़ो का खुदाई किया जा रहा था तो एक मूर्ति मिला था। वो मूर्ति कैसा था, तो दाढ़ी वाली था उसमें, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि वो क्या था, राजा था, ठीक। और एक पुजारी का सर मिला था, ठीक है। तो दूसरा चीज हमको क्या मिल गया, देखिए उस समय तो फोन उन होगा नहीं। जैसे आप लोग कभी बोर होते हैं तो यूट्यूब निकाल लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, इंस्टा खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं। तो उस समय तो वो सब था नहीं। तो उस समय लेखक सबको, नर्तकी सबको बुलाया जाता था टाइम पास करने के लिए कि नाचो सबके सामने, हम लोग देखेंगे अच्छा से। तो उसी प्रकार से एक नर्तकी मिला है, कांस्य की नर्तकी, ये नाच रही है, कांस्य की नर्तकी, अरे वो नाच रही है, ठीक है। अब ये नर्तकी आई कहाँ से थी, तो ये नर्तकी मेसोपोटामिया से आई थी। हॉस्पिटल अब बंद हो गया, मेसोपोटामिया। अब वो मेसोपोटामिया से आई नहीं थी, बस हम आपको कहानी बता रहे हैं क्या, ताकि आपको याद हो जाए। बात समझ में आया। अब वो मेसोपोटामिया से कैसे आएगी, पैदल तो आएगी नहीं, तो चूंकि ये समुंदर पर जाता था बीच में, तो वो कैसे आएगी, सबसे पहले पानी वाला जहाज। तो पांचवा चीज हमको क्या मिल गया, पानी वाला जहाज। अब जब सड़क आएगा आने के लिए, तो सड़क पे भी तो जहाज नहीं है चलाएगा, तो सड़क पे उसको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो यहाँ पे भी एक गाड़ी मिला था, बैलगाड़ी। बात समझ में आया। अब खाली हाथ तो आएगी नहीं, नर्तकी है, सज धज के इसको नाचना है वहाँ पे तो अपने साथ सामान भी लाएगी ना, तो अपने साथ ये इसका एक बक्सा बना देते हैं, ये इसका बक्सा है, इसमें एक कपड़ा लेकर के आई थी, कपड़ा, हाँ, सूती कपड़ा है,
कौन सा कपड़ा लाई थी ये? सूती कपड़ा। ठीक है, अब देखिए राजा इसका डांस देखेगा, राजा खुश, पैसा तो उस समय देता नहीं था, तो क्या छीटेगा? मुद्रा छीटेगा। तो पशुपति का मुद्रा भी हम लोगों को यहाँ से मिला। अब राजा देखिए छीटा, मुद्रा छीटा, क्या छीट दिया? हाँ, मुद्रा। कौन सा मुद्रा मिला है? हाँ, पशुपति के छाप वाला मुद्रा मिला। ये बात याद रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8। अब नर्तकी खुश, अब वो नापेगी कि हमको कितना मिला यहाँ पर से। तो हाथी का दांत का इसको मिला था तराजू, यहाँ से हम लोगों को क्या मिला? एक तराजू। क्योंकि उसको उतना उतना मुद्रा मिलेगा तो वो तो इकल्ला ढोके लेके नहीं जाएगी, तो नाप करके देख लेगी कितना है मेरे पास, फिर किसी को दे देगी कि वहाँ पहुँचा देना, अगर कम होगा तो वहाँ से हम सलट लेंगे तुमसे। तो दिमाग था इसको। और एक चीज़ क्या मिला था? तो सीप। सीप समझते होंगे आप लोग, सीप समझते हैं ना सबको? बस इतना चीज़ आपको याद रहेगा। सीप नहीं समझते हैं? सीप आपको कैसे बताएं हम? सीप जिससे मोती निकलता है ना, देखे हैं? सीप का पैमाना भी हम लोगों को यहाँ से मिला है। कहानी समझ में आया? गाना चल रहा था मैं तेरा दुश्मन, ओ मैं नागिन तो तू सपेरा। कैसे है गाना? एगो ज्यादा मत बोलिए गाना, ना तो कॉपीराइट आ जाएगा इस पे। ए छबीली फबीली कर रहा है। यहाँ समझिए, मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लिखिएगा कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे किया था। इतना तो दिक्कत नहीं होगा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, और इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या क्या मिला था? तो कहानी से आपको याद रखना है। एक सभागार है, एक क्या है मेरे पास? सभागार है। इसको सभागार ही ना बोलते हैं। एक मेरे पास क्या है? सभागार। को कहानी से आपको याद रखना है, तभी याद रहेगा, ना तो कहीं याद नहीं रहेगा। एक मेरे पास क्या है? सभागार, पहला सभागार। उसमें कौन बैठा है? राजा, यानी कि डाढ़े वाले मनुष्य की प्रतिमा। फिर उसके बगल में कौन है? पुजारी का सिर। मेसोपोटामिया का मोहर से पता चलता है कि वहाँ से कौन आई थी? कासे की नर्तकी। कासे मतलब कासा की नर्तकी, नाचने वाली मत बोलिए, नर्तकी होगा। उसके बाद वो अपने साथ क्या कैसे आई थी? तो पानी वाला जहाज का साक्ष्य मिला है। फिर वो कहाँ बैठी? बैलगाड़ी। फिर वो आकर के नाची। उसके अपने साथ क्या लाई थी? कपड़ा, सूती कपड़ा, सिया हुआ कपड़ा था, सुई से सिला हुआ था। ये बात याद रखिएगा। हाँ, उस समय तो मशीन होगा नहीं, हाथे से सिएगा वो। तो सूती का कपड़ा मिला था। और राजा देख करके खुश हो गया था। राजा उसके ऊपर क्या छिटका? मुद्रा छिड़का, यानी कि पशुपति के छाप वाला मुद्रा। पशुपति समझते हैं ना शंकर जी? पशुपति उन्हीं को ना कहा जाता है। और इसके साथ साथ वो नापी कैसे? तराजू से। फिर उसके बाद वो सीप भी लाई थी अपने साथ, और उसके पास सभागार। बस 11 ठो नाम आपको याद रहे। अरे सीप जिससे मोती निकलता है, सीप का पैमाना वहाँ पे मिला था, क्योंकि मनका उनका यहाँ पे बहुत बनता था। मोती का कारखाना ही यहाँ पे था हड़प्पा सभ्यता में, मनका का। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? याद रहेगा ना? चलिए लिख लीजिए। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसका शाब्दिक अर्थ, सिंध का बाग कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने, हाँ 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे इस नगर का खोज किया था।
सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे इस नगर का खोज किया था। सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे इस नगर का खोज किया था। इस नगर का खोज किया था। इस नगर से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई थी। इस नगर से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई थी। चलिए पहला लिखिए, सभागार। सभागार, सभागार, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा। दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, पुजारी का सर, पुजारी का सर, कांस्य के नर्तकी। आप लोग उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी, मेसोपोटामिया का मोहर, मेसोपोटामिया का मोहर, मेसोपोटामिया का मोहर। उसके बाद लिखिए पानी वाला जहाज, पानी वाला जहाज, फिर कंप्लीट है। पानी वाला जहाज, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, फिर अगला लिखिए सूती कपड़ा। उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ छूटा होगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। सूती कपड़ा, पशुपति के छाप वाला मुद्रा, पशुपति के छाप वाला मुद्रा, तराजू, हाथी के दांत का तराजू, सीप का पैमाना, सीप का पैमाना, सीप सोमे दुर्गई करपो, सीप का पैमाना, सभागार। सभागार तो लिखा दिया है ना, ठीक, सभागार लिखा दिया है ना। चलिए, किसी को बनाना है, ये ज़्यादा घिचबिच हो गया है, क्या करिएगा बना कर। मुद्रा तो लिखा है, पशुपति के छाप वाला मुद्रा। कांस्य की नर्तकी लिखे है ना, ठीक। अब अगला लिखिए चनहुदरो। चनहुदरो 3 नंबर दे करके लिखिए। मिटा दे। सीप का पैमाना, उसके सभागार तो शुरू में लिखाए होंगे। देखिए, चनहुदरो का जो खोज किया गया था वो 1931 में किया गया था। किसने किया था? तो एनजी मजूमदार। एनजी मतलब कि नानी गोपाल मजूमदार। कहाँ है ये? तो ये भी सिंध प्रांत में है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु। इसका सबको याद हो जाएगा। यहाँ से जो उत्खनन में वस्तु मिला है वो कुछ नहीं मिला है, बल्कि केवल और केवल हाँ मेकअप का सामान मिला है। लिपस्टिक मिला है, कंघी मिला है, तराजू तराजू बोलते हैं, तराजू का मेकअप में क्या कहा, आईना मिला है, यानी कि शीशा जिसको बोलते हैं आप लोग। हाँ, पाउडर मिला है। क्या चीज?
काजल उजल सब, हाँ सब है उसमें, काजल। तो ये सब कुछ वस्तु है जिस जो कहा, और श्रृंगार का सामान लिख दीजिए। कंघी लिखा दिया है ना, तो ये सब तो याद रहेगा ना, क्योंकि चंद्रों का खोज किसने किया था? तो एनजी मजूमदार, नानी गोपाल मजूमदार। कहाँ है ये? तो सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या क्या मिला था याद रहेगा आप लोग को, जितना महिला का श्रृंगार का सामान रहेगा सारा का सारा कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है। बात समझ में आया? इसको लिख लीजिए। 1931 में एनजी मजूमदार ने, हाँ एनजी 1931 में एनजी मजूमदार ने सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे इस नगर का खोज किया था। सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे इस नगर का खोज किया था। एनजी मजूमदार ने सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे इस नगर का खोज किया था। इस नगर के उत्खनन से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई। इस नगर का खोज किया। इस नगर के उत्खनन से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई। लिख दीजिए सारा, एक और लिख दीजिए। अलंकृत पत्थर, जल्दी लिखिए।